हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, तो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी चेक कर लिया होगा। तो मेरे दोस्त, आप सभी को एक काम करना है कि आप लोग हमें ये बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है, क्योंकि साथ ही आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो कि साथ ही 9 सितंबर को समाप्त होने वाला है। एक महीने तक आप सभी का पेपर चलने वाला है। तो ये हमें नहीं मालूम है कि किस स्टूडेंट का कब एग्ज़ाम होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 अगस्त को हमें पूरी तरह से मालूम होने वाला है कि एनटीपीसी 12th लेवल के एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस आएगा और 30 क्वेश्चन मैथ आएगा। तो पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद जो आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा उनके लिए हमें पेपर तैयार करना है। तो एक बार साथ ही आप लोग एग्ज़ाम डेट हमें क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हम आपके लिए बनाने वाले हैं। लेकिन साथ ही पहले हम लोग पेपर से पहले पेपर वाले सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मानना, यदि साथ ही आप इन 70 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो डिट्टो साथ ही यही सब सवाल आपकी शिफ्ट में फंसने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्न आज की इस क्लास में हमने आपके लिए तैयार किया है, पूरे एनालिसिस करने के बाद जो आपका एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था और रेलवे एग्ज़ाम आपका फिलहाल में 2-3 एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं, बिल्कुल सेम साथी उनके एनालिसिस पे ये क्लास आपके लिए होने वाला है। और जितने भी हम यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं भाई, सबका एनालिसिस हमने किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही जो आपके टॉपिक है वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। तो आपसे उम्मीद करूंगा ये 70 क्वेश्चन आप जरूर से तैयार करिएगा। लेकिन साथ ही आपको बस ये चेक करना है कि आप सभी का क्या इन 70 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं, बस यही चेक करना है। ओके, परीक्षा से पहले मेरे दोस्त आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को रट्टा लगाकर तैयार कर लीजिए। ये सेशन जो होने वाला आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे मिल रही है, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे। ओके, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। पहला प्रश्न हल करिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथी, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1993 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ सबका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया था? बताइए साथी, जो यूएन है इसका 193 जो सदस्य किस देश को चुना गया था? बताइए। तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान को चुना गया था। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? बताइए साथी, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो याद रखिएगा साथी, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सांगपो और देहांग। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये पेरिस में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो भाई ये याद रखिएगा केरल राज्य में मनाए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? बताइए साथी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई याद रखिएगा K2 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? बताइए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं?
तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सिक्किम राज्य की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? भाई याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए साथी, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए कृषि एवं पर्यावरण के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। कोलानल्लू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? बताइए, कोलानल्लू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? मेरे दोस्त याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये साथी खजुराहों पर स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए साथी, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मेरे दोस्त याद रखिएगा वायलिन से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मोहन राकेश हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 23 सितंबर को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो सर जी ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो मेरे दोस्त भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 1923 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। डैश ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो मेरे दोस्त आर के नारायण का जो पहला उपन्यास है इनमें से कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के दृष्टि से। बताइए साथी, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो मेरे दोस्त याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? बताइए, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो वो जगह कौन सा है? तो गिरनार है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पर की गई थी? बताइए दोस्त, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पर की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा इंडिया गेट पे की गई थी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 70वीं जोन का नाम क्या है? बताइए साथी, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 70वीं जो जोन है इसका नाम क्या है?
तो मेरे दोस्त याद रखिए कोलकाता मेट्रो है, इसे जोड़ा जा चुका है लगभग साथी आपका 2022-23 में ही जोड़ा गया था। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? बताइए, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका स्मारक कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिए विजय घाट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। नील नदी को निम्न में से किस देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? बताइए साथी, किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था नील नदी को? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मिस्र देश को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए साथी, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया था? तो भाई याद रखिएगा 1986 में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो मेरे दोस्त भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो याद रखिएगा मरीना बीच है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए दोस्त, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथ ही याद रखिएगा 1999 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए ये टोक्यो जापान में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिए साथ ही आप सभी से इस टाइप का सवाल एक जरूर पूछा जाएगा। जैसे कोई अंतरिक्ष का नाम दे देगा, पूछ देगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? मेरे दोस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बताइए, तो याद रखिएगा 2015 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। 2021 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? बताइए, 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का पोजीशन क्या रहा होगा? सोचिए। तो साथ ही याद रखिएगा 139 नंबर का भारत था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? बताइए साथी, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है, कौन रहे थे? तो सर जी महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? बताइए साथी, कौन सा विभाग भारत के जो जीडीपी है इसकी गणना करता है? तो भाई याद रखिए एनएसओ के अधीन सीएसओ एक विंग है, ये करते हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपके पेपर में या तो सीएसओ देगा या तो एनएसओ देगा, यही साथी जीडीपी की गणना करते हैं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक किसका भंडार होता है? बताइए, बफर स्टॉक में किसका भंडार होता है? तो साथी याद रखिए खाद्यान्नों का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या बोला जाता है? भाई याद रखिए डीपा बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? बताइए, मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सर जी शहद से संबंधित है।
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए दोस्त, भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त याद रखिए उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए साथी, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिए वेबर के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्त, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? मेरे दोस्त याद रखिए कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप जानते हैं कि इस बार आप सभी का जो एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने जा रहा है 7 अगस्त से, तो इसमें साथ ही इस बार बदलाव के साथ आप सभी का एग्जाम होगा। पहले आप सभी का रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाकर देखेंगे तो जैसे कि आपका एनटीपीसी जो हाल ही में ग्रेजुएट लेवल का पेपर समाप्त हुआ है, तो उसमें क्या था, जैसे कि इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन मेरे दोस्त मैथ का पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाएगा। यही सब्जेक्ट थे और इसमें भी यही सब्जेक्ट है। लेकिन साथ ही जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कंप्लीट हुआ था तो इसमें सेक्शन वाइज नहीं बटा था। कोई स्टूडेंट मान के चलिए मैथ का सॉल्व कर रहा है तो उसके तुरंत बाद जीके का सॉल्व मिल जाता है, तुरंत साथ ही रीजनिंग का सॉल्व मिल जाता है, तुरंत साइंस का सॉल्व मिल जाते थे। लेकिन साथ ही अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जब आपका कंप्यूटर खुलेगा ना 7 अगस्त को, तो सबसे पहले आप सभी के सामने 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, तैयार रहिएगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके जीके जीएस के रहने वाले हैं। फिर लास्ट में आप सभी से 30 क्वेश्चन रीजनिंग, ऐसे आप सभी का सेक्शन रहने वाला है। तो ये अच्छा है कि मतलब कि खराब है आपकी दृष्टि से? कमेंट करके एक बार हमें जरूर बताइएगा। और एग्ज़ाम डेट तो आप जरूर बता दीजिएगा भाई कि आप सभी का कब एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए यानी 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा केवल असम की लगती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किस दर्रे से जुड़ी हुई हैं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहौल और स्पीति घाटी है ये कुल्लू घाटी और किस दर्रे से जुड़ी हुई हैं? देखिए जो साथी ये बोलन दर्रा है ये तो पाकिस्तान देश में स्थित है। याद रखिए मेरे दोस्त, जो बोलन दर्रा है ना ये पाकिस्तान देश में स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? तो आप जानते हैं साथी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर मेरे दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिए यही जो आपका कुल्लू घाटी और ये दर्रे से जुड़ा है, रोहतांग दर्रे से जुड़े हुए हैं, लाहौल और स्पीति घाटी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त नाथुला दर्रा की यदि हम बात करते हैं तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? बताइए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? देखिए उत्तर प्रदेश की जुड़ी हैं, उत्तराखंड की अच्छी तरीके से, बिहार की, लेकिन साथ ही त्रिपुरा की नहीं जुड़ी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? जो तमिलनाडु में स्थित है, तो कुडनकुलम है। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिए कुडनकुलम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? बताइए साथी, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11 नंबर का रिजर्व बन गया है बायोस्फीयर का? तो वो कौन सा है? तो कंचनजंगा है मेरे दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पोलो से संबंधित है एजरा कप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? मेरे दोस्त, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1949 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो मेरे दोस्त, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना प्रतिशत है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि साथ ही भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में क्या हुआ था? समाप्त हो गया। यही टाइम पीरियड था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसका कितने प्रतिशत की जो लक्ष्य था वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? बताइए साथी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कितना प्रतिशत की लक्ष्य था जो कि वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है? तो भाई याद रखिए 8.2% की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बैकॉल झील है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? बताइए साथी, कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है? तो वो पनामा नहर है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? किस देश में या किस राज्य में मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं? तो साथ ही याद रखिए नेपाल देश के लोग हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2010 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। चाय और कॉफ़ी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? बताइए, चाय और कॉफ़ी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? 1 से 2 सवाल मेरे दोस्त आप सभी के पेपर में आर्टिकल से आएंगे, ये कन्फर्म है। तो कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथ ही अनुच्छेद 22 करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए थे? बताइए साथी, भारतीय संविधान में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये शब्द कब जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन में और किस वर्ष में? तो साथ ही याद रखिएगा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन ये किसकी वास्तुकला है? बताइए, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार जो गार्डन है किसकी वास्तुकला है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मुगलों की वास्तुकला है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथ ही ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 62 को क्या बनेगा राइट आंसर? सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो मेरे दोस्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63 को भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? मेरे दोस्त भारत में जो पहली समकालीन जनगणना थी किस वर्ष में की गई थी? तो 1881 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ था? तो मेरे दोस्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष में लागू हुआ था? तो भाई याद रखिए 1986 में। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65 को 1991 में सरकार में किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो साथी 1991 में सरकार में किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राजा जे चलैया के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो साथ ही याद रखिए खिलाफत आंदोलन को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 67 को स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो सी राजगोपालचारी जी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 68 को निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेट्स के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो साथ ही किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो साथ ही याद रखिएगा लॉर्ड इरविन ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 69 को मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? बताइए मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संत था मेरे दोस्त। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर बताएंगे। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? बताइए किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो भाई याद रखिएगा सुंग वंश ली थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए साथी ईमानदारी के साथ बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा दोस्त सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। जैसे आपके पेपर में सवाल आने वाले, पेपर से पहले वाले ये सारे प्रश्न होने वाले जो कि आपकी डिट्टो शिफ्ट में छपने वाले हैं मेरे दोस्त। ये मेरा आपसे वादा, बस आप सारे 70 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो डेली क्लास आप सभी को लेना है बहुत अच्छी तरीके से। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको कोई भी डाउट लेकर अपने एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंचना है। ओके, तो बस आप मेहनत करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सके। आप आरपीएफ का, आरआरबी ग्रुप डी का, रेलवे एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के पास है सब पढ़ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप साथ ही आराम से टियर 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मेहनत करिए, आराम से कर ले जाएंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ बहुत अच्छी तरीके से। तो आप सभी साथियों के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो आप पे बना ही है भाई कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। बस अपने ऊपर आप लोग विश्वास रखिएगा, सवाल को पढ़िएगा, राइट आंसर को क्लिक करिएगा। कंप्यूटर के सामने जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।